तेरी औकात है इस सवाल को हल करने की? यह सवाल बड़े बड़े प्रोफेसर नहीं कर पाए। अगर तूने कर दिया तो मैं तुझे पढ़ाऊंगा भी, और 50 लाख रुपए भी दूंगा। सुबह का समय था। धूप अभी पूरी तरह फैली नहीं थी, लेकिन शहर के सबसे नामी स्कूल ज्ञानदीप वर्ल्ड स्कूल के बाहर पहले से ही चहल पहल शुरू हो चुकी थी। बड़ी बड़ी गाड़ियां एक एक करके स्कूल के गेट पर रुक रही थीं। उनमें से उतरते बच्चे चमचमाते जूतों, महंगे बैगों और इस्त्री की हुई यूनिफॉर्म में किसी और ही दुनिया के लग रहे थे। उनके चेहरों पर आत्मविश्वास था, आवाजों में निश्चिंतता और चाल में वो आदत जो सुविधा में पलने वालों की होती है। लेकिन उसी भव्य स्कूल के बाहर सड़क के दूसरी तरफ कूड़े के बड़े ढेर के पास एक दुबला पतला लड़का झुका हुआ था। उसका नाम रोहन था। उम्र मुश्किल से 13 साल। पैरों में घिसी हुई टूटी चप्पलें, घुटनों से फटी पैंट, धूल और पुराने दागों से भरी शर्ट और हाथ में एक फटा हुआ बोरा। वो प्लास्टिक, कबाड़, लोहे के टुकड़े और रद्दी इकट्ठा करता था। बाहर से देखने वाले के लिए वो बस एक और गरीब बच्चा था, लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसा जल रहा था जो बहुत कम लोगों के भीतर जलता है, पढ़ने की आग। रोहन की दुनिया बहुत छोटी थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसके पिता पहले एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे, लेकिन मशीन में हाथ बुरी तरह जख्मी हो जाने के बाद काम छूट गया। अब वे कभी कभार दिहाड़ी करते तो कभी घर में चुपचाप पड़े रहते। माँ सुबह से शाम तक लोगों के घर बर्तन मांजती, झाड़ू पोछा करती और फिर रात को थकी हुई लौटकर भी घर का चूल्हा जलाती। घर क्या था, टीन की चादरों और पुराने तिरपालों से बनी एक झुग्गी, जिसकी छत हर बारिश में कपकती थी। लेकिन उस झुग्गी में एक कोना ऐसा था जहां रोहन ने अपना छोटा सा संसार बना रखा था। कूड़े से मिली पुरानी कॉपियां, फटे हुए गाइड, आधे अधूरे गणित के पन्ने, टूटी पेंसिलें और एक ईंट का टुकड़ा जिस पर वो दीवार के सामने बैठकर घंटों सवाल हल करता था। उसे संख्याएं पसंद थीं, बहुत पसंद। उसे लगता था कि दुनिया चाहे कितनी भी उलझी हुई क्यों ना हो, गणित में हर चीज का कोई ना कोई तर्क होता है, हर सवाल का कोई रास्ता होता है। शायद इसी वजह से उसे गणित से प्यार था, क्योंकि उसकी अपनी जिंदगी में कोई रास्ता साफ नहीं दिखता था। उस दिन भी वो कूड़ा बीनते बीनते स्कूल की खिड़कियों की तरफ देख रहा था। अंदर से आती आवाजें उसे हमेशा रोक लेती थीं। ब्लैकबोर्ड पर चलती चौक की खटखट, बच्चों के जवाब, अध्यापकों की समझाती हुई आवाजें, ये सब उसके भीतर कहीं बहुत गहराई तक उतर जाता था। वो अक्सर स्कूल की दीवार के पास जाकर खड़ा हो जाता और जाली के बीच से अंदर झांकता। उस दिन अंदर 12वीं की विशेष गणित कक्षा चल रही थी। बोर्ड पर लंबा, जटिल, डरावना सा सवाल लिखा था। इतने बड़े बड़े चिन्ह थे कि सामान्य बच्चे देखकर ही घबरा जाएं। उसी समय प्रिंसिपल अरविंद चौहान क्लास में आए। उनकी सख्त आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। उन्होंने बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा, "यह सवाल पूरे शहर में कोई हल नहीं कर पाया है। मैंने इसे बड़े बड़े शिक्षकों और प्रोफेसरों तक भेजा है, लेकिन अब तक कोई साफ समाधान नहीं आया। जो इस सवाल को हल करेगा, मैं उसे 50 लाख रुपए दूंगा।" पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। कुछ बच्चों की आंखें चमक उठीं, लेकिन वो चमक चुनौती की नहीं, इनाम की थी। कुछ ने गर्दन झुका ली, कुछ डर गए। तभी गणित की सीनियर टीचर मीरा मेहरा हल्की मुस्कान के साथ बोली, "सर, ये सवाल रिसर्च स्कॉलर लेवल का है। हमारे बच्चे अभी उस स्तर पर नहीं हैं, और बाहर खड़े किसी कूड़ा बीनने वाले को तो भूल ही जाइए।" क्लास में कुछ बच्चे हंस पड़े। ये शब्द जाली के बाहर खड़े रोहन के सीने में तीर की तरह लगे। कूड़ा बीनने वाला, यह अपमान उसके कानों में गूंजता रहा। लेकिन रोहन की खास बात यह थी कि चोट लगने पर वो टूटता नहीं था, भीतर से और ज्यादा चुप हो जाता था। उसने एक बार फिर बोर्ड की तरफ देखा। उसकी आंखें तेजी से चल रही थीं। वो सवाल उसके भीतर उतर चुका था। उसे पूरा याद नहीं हुआ, लेकिन इतना जरूर समझ में आ गया कि इस सवाल का रहस्य उसकी सतह पर नहीं, भीतर कहीं छिपा है। शाम तक वो बेचैन रहा। कूड़ा बीनते समय भी, रास्ते भर भी, घर तक आते हुए भी उसके दिमाग में वही चिन्ह घूमते रहे। घर पहुंचा तो मां चूल्हे के सामने बैठी खांस रही थी। हांफते हुए उसने पूछा, "आज ज्यादा नहीं मिला क्या?" रोहन ने सिर्फ सिर हिला दिया। उसने बोरा कोने में डाला, एक टूटी कॉपी निकाली और कोयले के टुकड़े से दीवार पर वही निशान बनाने लगा जो उसने बोर्ड पर देखे थे। इंटीग्रल, सीमाएं, चर, संतुलन, शून्य, जो जो उसे याद था वो सब दीवार पर उतरने लगा। कभी वो आंखें बंद करके बोर्ड की तस्वीर बनाने की कोशिश करता, कभी धीरे धीरे खुद से बोलता, "अगर उत्तर शून्य है तो कहीं ना कहीं समरूपता छिपी है। अगर सब लोग इधर उधर से देख रहे हैं तो असली रास्ता बीच में होगा।" रात गहराती गई। बाहर झुग्गी बस्ती में सन्नाटा उतर आया। कहीं दूर कुत्ते भौंक रहे थे। पिता अभी लौटे नहीं थे। माँ खांसते खांसते सो गई थी, लेकिन रोहन की आंखों में नींद नहीं थी। करीब आधी रात के बाद अचानक उसे कुछ याद आया।
बोर्ड पर एक छोटा सा टर्म था जिस पर शायद किसी का ध्यान नहीं गया था। वही पूरी चाबी हो सकती थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दीवार पर बने अधूरे सवाल को फिर देखा और समझ गया कि बिना पूरा सवाल साफ देखे वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसके भीतर डर और हिम्मत दोनों साथ खड़े थे। कुछ देर वो माँ को देखता रहा, फिर धीरे से उठकर बाहर निकल गया। सड़कें सुनसान थीं, रात की हवा ठंडी थी। ज्ञानदीप वर्ल्ड स्कूल आत में और भी विशाल और दूर लगता था। मुख्य गेट बंद था, लेकिन पीछे की तरफ टूटी जाली का रास्ता उसे मालूम था। वो पहले भी वहां से फेंकी हुई बोतलें उठाने गया था। आज पहली बार वो वहां कुछ लेने नहीं, कुछ देने आया था। वो चुपचाप अंदर घुसा। स्कूल के गलियारे अंधेरे में अजीब से लग रहे थे। कहीं कहीं पीली लाइट जल रही थी। उसने उस क्लासरूम की खिड़की तक पहुंचकर भीतर झांका। बोर्ड अभी भी वैसा ही था। स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी उसमें पड़ रही थी। रोहन की सांसें तेज हो गईं। वो खिड़की से अंदर कूद गया। उस कमरे में चौक की हल्की गंध थी। बेंचें सीधी पंक्तियों में सजी थीं और सामने बड़ा सा ब्लैक बोर्ड खड़ा था, ठीक वैसे जैसे कोई पहाड़ हो जिसे उसे जीतना है। उसने शिक्षक की मेज से चौक उठाई। पहली बार उसके हाथ में असली चौक थी और सामने इतना बड़ा बोर्ड। उसके हाथ कांपे। एक पल के लिए उसे लगा कि अगर पकड़ा गया तो चोर समझ लिया जाएगा, लेकिन अगले ही पल एक आवाज भीतर से उठी, अगर आज नहीं लिखा तो जिंदगी भर पछताएगा। उसने धीरे धीरे नीचे के खाली हिस्से में लिखना शुरू किया। पहला चरण उसने बड़ी सावधानी से लिखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, सवाल खुलता गया। उसे समझ आ गया कि इस सवाल की कुंजी किसी कठिन सूत्र में नहीं, दृष्टिकोण बदलने में है। जहां बाकी लोग सीमा को सीधी रेखा की तरह देख रहे थे, वहां रोहन उसे समरूपता के केंद्र से देख रहा था। उसने सीमा को शून्य के आसपास समेटा, फिर अंदर के भाव को दो हिस्सों में तोड़ा और अचानक पूरा सवाल जैसे नरम पड़ गया। अब वो तेजी से लिख रहा था। हर स्टेप जुड़ता जा रहा था। उसके माथे पर पसीना था, लेकिन दिमाग अजीब तरह से शांत था। समय का उसे होश नहीं रहा। बाहर रात और गहरी हो चुकी थी। कमरे में केवल चौक के खटखट और उसकी सांसों की आवाज थी। करीब 2 घंटे बाद बोर्ड भर चुका था। आखिर में उसने एक डिब्बा बनाया और उसमें लिखा 0। वो कुछ सेकंड तक बोर्ड को देखता रहा। उसकी आंखों में चमक थी। पहली बार उसे लगा कि उसने केवल सवाल हल नहीं किया, खुद को भी साबित किया है। चौक वापस रखकर वो खिड़की से बाहर निकला और अंधेरे में खो गया। अगली सुबह ज्ञानदीप वर्ल्ड स्कूल में हड़कंप मच गया। प्रिंसिपल अरविंद चौहान जैसे ही क्लास में पहुंचे, उनकी नजर बोर्ड पर गई और वे ठिठक कर रुक गए। पूरा बोर्ड एक साफ, व्यवस्थित, तार्किक समाधान से भरा हुआ था। उनके पीछे खड़ी मीरा मेहरा मैडम भी चौंक गईं। उन्होंने आगे बढ़कर पढ़ना शुरू किया। फिर एक और स्टेप, फिर एक और। उनके चेहरे की कठोरता धीरे धीरे गंभीरता में बदलती गई। प्रिंसिपल ने चश्मा ठीक किया और पूरी ध्यान से अंत तक पढ़ा। कुछ पल के लिए क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस था। फिर उनकी धीमी आवाज निकली, ये सही है। ये सुनते ही पूरी क्लास में फुसफुसाहट फैल गई। किसने किया, कब किया, कैसे किया? मीरा मैडम ने तुरंत कहा, ये जरूर किसी ने बाहर से कॉपी किया है, हमारे बच्चों में ये समझ नहीं है। प्रिंसिपल ने बिना जवाब दिए सुरक्षा कक्ष से सीसीटीवी फुटेज मंगवाई। फुटेज चली। रात के करीब 3 बजे एक दुबली सी परछाई खिड़की से अंदर आती दिखाई दी। फटे कपड़े, पतला शरीर, झिझकते कदम, और फिर वही बच्चा बोर्ड के सामने खड़ा होकर बिना रुके लिखता जा रहा था। फुटेज खत्म हुई तो कमरे में चुप्पी थी। मीरा मेहरा ने तुरंत कहा, ये तो वही लड़का है जो रोज बाहर कूड़ा बीनता है। ये अपने दम पर नहीं कर सकता, जरूर कहीं से नकल की होगी। प्रिंसिपल की आंखें स्क्रीन पर टिकी रहीं। उन्होंने बस इतना कहा, उसे बुलाओ। थोड़ी देर बाद 2 गार्ड रोहन को लेकर स्कूल पहुंचे। उसके हाथ में वही पुराना बोरा था। चेहरा डरा हुआ था। वो बार बार कह रहा था, साहब मैंने कुछ नहीं चुराया, मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं चुराया। उसे स्टाफ रूम में लाया गया। सामने कुर्सी पर प्रिंसिपल बैठे थे, बगल में मीरा मेहरा खड़ी थी। नाम रोहन। स्कूल में रात को क्यों घुसे? रोहन ने कुछ पल चुप रहकर कहा, वो सवाल मुझे सोने नहीं दे रहा था साहब। मीरा मैडम के चेहरे पर व्यंग उभरा। बहुत अच्छी कहानी बना लेता है। अगर सच में तूने लिखा है तो अभी सबके सामने हल करके दिखा। रोहन की धड़कन तेज हो गई। वो डरा, जरूर डरा, लेकिन उसकी आंखों में झूठ नहीं था। उसने धीरे से कहा, अगर आप मुझे कोशिश करने देंगे तो मैं समझा दूंगा। उसे क्लासरूम में ले जाया गया। सारे बच्चे मौजूद थे। कुछ हंसी दबा रहे थे, कुछ उत्सुक थे, कुछ उसे ऐसे देख रहे थे जैसे किसी तमाशे का नया कलाकार आया हो। रोहन बोर्ड के सामने खड़ा हो गया।
वही बोर्ड, वही सवाल, वही समाधान। प्रिंसिपल ने चौक उसके हाथ में दी और कहा, चौथे स्टेप से समझाओ। रोहन ने गहरी सांस ली। पहले कुछ सेकंड उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन जैसे ही उसने गणित की भाषा पकड़ी, उसका डर उतरने लगा। यहां सब लोग सीमा को गलत दिशा से देख रहे थे। उसने कहा, अगर आप इसे शून्य के आसपास समेटते हैं तो अंदर का भाव अपने आप संतुलित होने लगता है, फिर ये टर्म अपने समरूप रूप से कटता है। और यहां उसने अगला स्टेप लिखा। पूरी क्लास चुप हो गई। अब किसी की हंसी नहीं निकल रही थी। अगर यहां किसी स्थिर मान को रख दें तो संतुलन टूट जाता है, इसलिए ये केवल शून्य के आसपास ही स्थिर रहता है। उसने आगे बढ़कर पूरा तर्क समझा दिया। अंत में उसने बोर्ड पर आखिरी बार चौक चलाई और उत्तर पर घेरा बना दिया, 0। चौक उसके हाथ से नीचे गिर गई। क्लास में ऐसी चुप्पी थी जैसे समय रुक गया हो। प्रिंसिपल अरविंद चौहान धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने बोर्ड देखा, फिर रोहन को देखा। उनकी आंखों का कठोर भाव पहली बार बदल रहा था। तुमने ये कहाँ सीखा? उन्होंने पूछा। रोहन ने हिचकते हुए कहा, कहीं पूरा नहीं सीखा सर। कूड़े में जो किताबें मिलती थीं उनमें से थोड़ा थोड़ा समझता था, बाकी खुद सोचता था। मीरा मेहरा ने उसकी परीक्षा लेने के लिए एक और सवाल पूछा, अगर हम यहां मान ए रख दें तो क्या होगा? ये एक जाल था। रोहन ने बिना रुके उत्तर दिया, तब समरूपता टूट जाएगी मैडम, इसलिए पूरा ढांचा गिर जाएगा। मीरा मैडम का चेहरा उतर गया। उन्हें समझ आ गया कि ये बच्चा नकल नहीं कर रहा, ये सचमुच समझता है। प्रिंसिपल ने कुछ क्षण चुप रहकर पूरी क्लास के सामने कहा, मैंने कहा था जो ये सवाल हल करेगा उसे मैं 50 लाख रुपए दूंगा और मैं अपना वादा निभाऊंगा। मीरा मैडम ने तुरंत टोका, लेकिन सर ये स्कूल का छात्र नहीं है। प्रिंसिपल ने कड़क आवाज में जवाब दिया, नियम प्रतिभा से बड़े नहीं होते। फिर उन्होंने रोहन की तरफ मुड़कर कहा, आज से तुम्हें स्कूल के छात्र हो, पूरी स्कॉलरशिप पर। तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्च स्कूल उठाएगा। रोहन की आंखें फटी रह गईं। उसे लगा जैसे वो ठीक से सुन नहीं पा रहा। फिर प्रिंसिपल ने कहा, और 50 लाख रुपए तुम्हारे नाम से एक ट्रस्ट में जमा किए जाएंगे, जिससे तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारे परिवार का इलाज और तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। ये सुनते ही रोहन की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने हकलाते हुए कहा, सर मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस पढ़ना है। प्रिंसिपल की आवाज पहली बार नर्म हुई, पढ़ोगे भी और तुम्हारे घर की जिम्मेदारी भी अब अकेले तुम्हारे कंधों पर नहीं रहेगी। पूरी क्लास में बैठे बच्चे ये दृश्य देख रहे थे। कुछ शर्मिंदा थे, कुछ स्तब्ध, कुछ की आंखें झुकी हुई थीं। मीरा मेहरा भी चुप थीं। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, शायद मैंने तुम्हें गलत समझा। रोहन ने सिर झुकाकर कहा, कोई बात नहीं मैडम, लोग कपड़े देखकर जल्दी समझ लेते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली भावनात्मक तूफान अभी बाकी था। उसी दिन दोपहर को स्कूल की गाड़ी पहली बार झुग्गी बस्ती में पहुंची। लोगों की भीड़ जमा हो गई। बच्चों ने दौड़कर देखा कि इतनी बड़ी कार किसके लिए आई है। प्रिंसिपल अरविंद चौहान, मीरा मेहला और 2 स्कूल कर्मचारी उतरकर रोहन की झुग्गी तक पहुंचे। रोहन की मां उस समय एक बाल्टी में कपड़े धो रही थीं। उन्हें लगा शायद रोहन ने कोई गलती कर दी है। वो घबरा गईं, हाथ जोड़कर बोलीं, साहब बच्चा है, कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए। प्रिंसिपल ने पहली बार किसी गरीब औरत के सामने इतनी विनम्रता से कहा, बहन जी आपका बेटा गलती नहीं, कमाल कराया है। मां समझ नहीं पाई। तभी रोहन आगे बढ़ा और उनके हाथ पकड़कर बोला, अम्मा अब मैं पढ़ूंगा। मां कुछ सेकंड तक उसे देखती रहीं। उन्हें लगा शायद वो मजाक कर रहा है। फिर जब प्रिंसिपल ने पूरा सच बताया कि रोहन ने इतना कठिन सवाल हल किया, कि स्कूल उसे छात्र बना रहा है, कि उसके लिए ट्रस्ट बनेगा, तो मां की आंखों से ऐसे आंसू निकले जैसे बरसों से रोना रुका हुआ हो। वो जमीन पर बैठ गईं और रोहन का चेहरा दोनों हाथों में लेकर रोने लगीं। मैं तो सोचती थी बेटा तेरी किस्मत मेरे जैसी होगी, तू भी यही जिंदगी काटेगा। उनकी आवाज टूट रही थी। मुझे क्या पता था कि तू कूड़े में से अपनी तकदीर चुन रहा था। रोहन भी रो पड़ा। उसने मां के घुटनों पर सिर रख दिया। पहली बार उसने इतने लोगों के सामने अपने आंसू नहीं रोके। उसने कहा, अम्मा जब आप रात को कहती थीं कि बेटा पढ़ ले, तो मुझे लगता था एक दिन मैं सच में पढ़ूंगा, मैं आपको अब बर्तन नहीं मांजने दूंगा। मां ने उसका सिर चूम लिया। उस झुग्गी में उस दिन पहली बार गरीबी से बड़ा कोई एहसास पैदा हुआ, उम्मीद। अगले दिन स्कूल के ऑडिटोरियम में विशेष सभा रखी गई। पूरे स्कूल के सामने रोहन का औपचारिक स्वागत होना था। बच्चे उत्साहित थे। कई अभिभावक भी बुलाए गए थे। कुछ अब भी फुसफुसा रहे थे, सच में एक कूड़ा बीनने वाला लड़का। लेकिन जब रोहन मंच पर आया तो पूरा हॉल कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो गया। उसने पहली बार साफ यूनिफॉर्म पहनी थी, बाल करीने से कटे थे, जूते नए थे, लेकिन उसके चेहरे की विनम्रता वैसी ही थी।
प्रिंसिपल ने मंच पर खड़े होकर कहा, आज हम केवल एक नए छात्र का स्वागत नहीं कर रहे, बल्कि अपनी सोच की गलती भी स्वीकार कर रहे हैं। हम सब ने कभी न कभी किसी इंसान को उसके कपड़ों, उसके हालात, उसके घर या उसकी भाषा से आंका है, लेकिन कल एक बच्चे ने हमें सिखाया कि प्रतिभा को दीवार के बाहर खड़ा रख देना सबसे बड़ी मूर्खता है। फिर उन्होंने रोहन को बुलाया और पूरे स्कूल के सामने उसकी उपलब्धि सुनाई। जब उन्होंने 50 लाख रुपए के ट्रस्ट की घोषणा की, पूरा हॉल तालियों से गूंज था। मीरा मेहरा मंच पर आईं। उनकी आवाज में इस बार कठोरता नहीं, विनम्रता थी। कल मैंने कहा था कि ये बच्चा नहीं कर सकता, मैं गलत और एक थी। शिक्षक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी केवल पढ़ाना नहीं, बल्कि बल्कि हर बच्चे में संभावना संभावना देखना है। रोहन, तुमने हमें हमारी गलती दिखाई है। हॉल में बैठे कई बच्चों ने पहली बार मीरा मैडम को इस रूप में देखा। रोहन ने माइक्रोफोन लिया, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने बहुत धीरे से कहा, मुझे बस एक बोर्ड चाहिए था जिस पर मैं लिख सकूं। आपने मुझे पूरी दुनिया दे दी। ये सुनते ही पीछे बैठी उसकी मां फूट फूट कर रो पड़ी। वो साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछती जा रही थीं, लेकिन रुक नहीं रही थीं। मंच से उतरते हुए रोहन सीधे उनके पास गया और उनके पैरों के पास बैठ गया। मां ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आज तेरे बाप की टूटी हिम्मत भी जुड़ जाएगी बेटा। ये बात सुनकर पास खड़े प्रिंसिपल की आंखें भी भर आईं। कभी कभी एक सच्चा दृश्य इतने बड़े बड़े भाषणों से ज्यादा असर करता है। समय बीतने लगा। शुरुआत आसान नहीं थी। रोहन को अंग्रेजी समझने में परेशानी होती थी। कुछ बच्चे अब भी दूरी बनाकर रखते थे। कुछ को लगता था कि वो बस गणित में अच्छा है, बाकी में नहीं। लेकिन रोहन ने हार नहीं मानी। वो सुबह सबसे पहले स्कूल आता, लाइब्रेरी में बैठता, देर तक पढ़ता, हर शब्द को पकड़ पकड़ कर समझता। जो कमी थी उसे वो शर्म की तरह नहीं, काम की तरह देखता था। मीरा मेहरा अब खुद उसे अतिरिक्त समय देने लगी। एक दिन उन्होंने पूरी क्लास से कहा, आज ये सवाल रोहन समझाएगा। रोहन बोर्ड के सामने गया। उसने सवाल हल किया और फिर कहा, सवाल कभी बड़ा नहीं होता, डर बड़ा होता है। अगर डर को छोटे हिस्सों में तोड़ दो तो सवाल अपने आप आसान हो जाता है। पूरी क्लास सुनती रही। इस बार कोई उसे बाहरी नहीं समझ रहा था। वो अब बीच में खड़ा था और लोग उससे सीख रहे थे। कुछ महीनों बाद रोहन ने राज्य स्तरीय गणित प्रतियोगिता जीत ली। अखबारों में उसकी तस्वीर छपी। पत्रकार उसके घर आए। किसी ने पूछा, 50 लाख रुपए मिलने पर कैसा लगता है? रोहन मुस्कुराकर बोला, मुझे सबसे बड़ी दौलत वो ब्लैक बोर्ड मिला है जिस पर अब कोई मुझे लिखने से नहीं रोकता। ये वाक्य शहर में फैल गया। स्कूल ने जरूरतमंद प्रतिभाशाली बच्चों के लिए नई स्कॉलरशिप योजना शुरू की। कई झुग्गी बस्तियों में जाकर विशेष परीक्षण लिए गए। रोहन की बस्ती के और बच्चे भी पढ़ाई की तरफ आने लगे। जो माता पिता पहले कहते थे कि पढ़ाई गरीबों के बस की नहीं, वे अब अपने बच्चों को स्कूल भेजने की बात करने लगे। एक शाम रोहन स्कूल की छत पर खड़ा था। सूरज ढल रहा था। आकाश नारंगी हो चुका था। उसकी नज़र नीचे मैदान पर गई, जहां बच्चे खेल रहे थे। फिर उसे अपना पुराना बोरा याद आया, वही बोरा जिसमें वो कबाड़ भरकर लाया करता था। उसने सोचा, कभी वो कूड़े में पुरानी किताबें ढूंढता था, आज लाइब्रेरी में नई किताबें उसका इंतजार करती हैं। कभी लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे, आज लोग उससे सवाल पूछते हैं। कभी वो जाली के बाहर खड़ा होकर बोर्ड देखता था, आज वही बोर्ड उसका है। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन इस बार वो दुख नहीं था, वो संतोष था। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, भगवान, आपने मुझे सब कुछ एक साथ नहीं दिया, लेकिन जो दिया सही समय पर दिया। उस रात घर लौटकर उसने मां को दवा दी, पिता के पास बैठकर उनका हाल पूछा और फिर अपनी किताब खोलकर बैठ गया। मां उसे देर तक देखती रहीं, फिर धीमे से बोली, बेटा, अब तो तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। रोहन मुस्कुराया और बोला, नहीं अम्मा, बड़ा आदमी नहीं, अच्छा आदमी बनूंगा। बड़ा तो मैं उस दिन बन गया था जिस दिन आपने भूखी रहकर भी मुझे पुरानी कॉपी खरीद कर दी थी। मां की आंखों से फिर आंसू निकल पड़े। उन्होंने मुड़कर चूल्हे की तरफ देखना शुरू कर दिया ताकि बेटा उन्हें रोते ना देख ले। सालों बाद भी ज्ञानदीप वर्ल्ड स्कूल के लोग उस दिन को नहीं भूल पाए, जब एक कूड़ा बीनने वाला बच्चा रात के अंधेरे में स्कूल की खिड़की से अंदर आया था और बोर्ड पर केवल एक सवाल का समाधान नहीं, बल्कि समाज की सोच की सबसे बड़ी गलती भी लिख गया था। उसने साबित कर दिया था कि गरीबी प्रतिभा की दुश्मन नहीं होती, बस दुनिया की नजरें छोटी होती हैं। वो 50 लाख रुपए से बड़ा इसलिए बना क्योंकि उसने इनाम नहीं, इज्जत जीती।
उसने स्कूल में दाखिला इसलिए नहीं पाया कि किसी ने उस पर तरस खाया, बल्कि इसीलिए कि उसने अपनी योग्यता से सबको झुकने पर मजबूर कर दिया। और उसकी सबसे बड़ी जीत ये नहीं थी कि उसने कठिन सवाल हल कर दिया। उसकी सबसे बड़ी जीत ये थी कि उसने उन लोगों के दिलों में जगह बनाई जो उसे दरवाजे के बाहर खड़ा देखने के आदी हो चुके थे। आज भी जब कभी कोई बच्चा खुद को कमजोर समझता है, जब कोई गरीब माँ अपने बेटे की पढ़ाई को बेकार सपना समझने लगती है, जब कोई शिक्षक किसी छात्र को उसके कपड़ों से आंकने लगता है, तब रोहन की कहानी याद आती है। वो कहानी जिसमें एक लड़के ने कूड़े से किताबें चुनी, दीवारों पर समीकरण लिखे, अपमान को ईंधन बनाया और एक ब्लैक बोर्ड पर अपनी किस्मत बदल दी। सच तो यह है कि उस दिन सवाल शून्य पर संतुलित हुआ था, लेकिन रोहन की जिंदगी पहली बार अनंत की तरफ खुल गई थी। कुछ साल बीत चुके थे, समय ने बहुत कुछ बदल दिया था, लेकिन कुछ यादें अब भी वैसी ही थीं। उस दिन ज्ञानदीप वर्ल्ड स्कूल के बाहर फिर से वही चहल पहल थी। नई यूनिफॉर्म में बच्चे, बड़ी बड़ी गाड़ियां, हंसी की आवाजें, सब कुछ पहले जैसा ही लग रहा था। लेकिन गेट के पास आज कुछ अलग होने वाला था। अचानक एक चमचमाती कार स्कूल के सामने आकर रुकी। गेट पर खड़े गार्ड ने तुरंत सलाम किया। कार का दरवाजा धीरे से खुला और उसमें से उतरा एक युवा लड़का। साफ सुथरा सूट, आत्मविश्वास से भरा चेहरा और सीने पर चमकता हुआ मेडल। वो कोई और नहीं, वही रोहन था। अब लोग उसे नाम से जानते थे, डॉक्टर रोहन। जिस लड़के को कभी इस गेट के बाहर खड़ा रहने तक की इजाजत नहीं थी, आज उसी गेट पर लोग उसका स्वागत करने के लिए खड़े थे। लेकिन रोहन की नज़र किसी और चीज पर टिक गई। उसकी आंखें धीरे धीरे घूमते हुए उसी पुरानी टूटी हुई जाली पर जाकर रुक गईं। वही जाली जहां से वो कभी खड़ा होकर क्लास के अंदर झांकता था। उसके कदम अपने आप उसी तरफ बढ़ गए। वो जाली के पास जाकर खड़ा हो गया। कुछ पल तक वो चुप रहा, जैसे अतीत की सारी तस्वीरें उसकी आंखों के सामने घूम रही हों। कूड़े का बोरा, फटी चप्पल, भूखी रातें और वो पहली चौक जिसे पकड़ते समय उसके हाथ कांप रहे थे। उसी वक्त पीछे से एक धीमी आवाज आई, बेटा। रोहन ने मुड़कर देखा। उसकी माँ खड़ी थीं। अब उनके चेहरे पर पहले जैसी थकान नहीं थी, लेकिन आंखों में वही अपनापन था, वही ममता, वही गर्व। रोहन की आंखें भर आईं। उसने धीरे से जाली को छुआ और कांपती आवाज में बोला, अम्मा, याद है, मैं यहीं खड़े होकर स्कूल के अंदर देखा करता था। माँ की आंखों से आंसू टपकने लगे। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और धीमे से कहा, हाँ बेटा, तब तू बाहर खड़ा था और आज पूरा स्कूल तेरे लिए खड़ा है। इतने में स्कूल के अंदर से तालियों की आवाज गूंज उठी। पूरा ऑडिटोरियम रोहन के स्वागत के लिए खड़ा था। प्रिंसिपल अरविंद चौहान अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में वही गर्व था, वही संतोष था जो एक शिक्षक को अपने सबसे योग्य छात्र को देखकर मिलता है। उन्होंने मंच से कहा, आज हम उसी बच्चे का स्वागत कर रहे हैं जिसने हमें सिखाया था कि गरीबी कभी प्रतिभा को रोक नहीं सकती। जिस बच्चे को कभी हमने दीवार के बाहर खड़ा देखा था, आज वही बच्चा हमारे स्कूल का सबसे बड़ा गर्व बन चुका है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन रोहन की नज़र अब भी अपनी माँ पर थी। उसने धीरे से उनका हाथ पकड़ा और कहा, अम्मा, आज जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। माँ रो पड़ी। उन्होंने रोहन को गले से लगा लिया और रोते हुए बोली, मुझे पैसे नहीं चाहिए थे बेटा, बस तुझे पढ़ते हुए देखना था, बस यही सपना था मेरा। उस पल वहां मौजूद कई लोगों की आंखें नम हो चुकी थीं। कुछ शिक्षक चुपचाप आंसू पोंछ रहे थे, कुछ छात्र सिर झुकाकर खड़े थे, क्योंकि आज एक कूड़ा बीनने वाला लड़का सिर्फ बड़ा आदमी नहीं बना था, वो एक मिसाल बन चुका था उन सभी बच्चों के लिए जो हालात से हार जाते हैं, और उन सभी बड़ों के लिए जो बच्चों को उनके कपड़ों से आंक लेते हैं। उसी समय रोहन मंच पर खड़ा हुआ। उसने माइक उठाया और आखिरी बार कहा, जिस दिन मुझे स्कूल की जाली से अंदर झांकने नहीं दिया जाता था, उसी दिन मैंने ठान लिया था कि एक दिन मैं ऐसा बनूंगा कि लोग मुझे अंदर बुलाएंगे। कुछ पल के लिए पूरा हॉल शांत हो गया। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन मैं अकेला नहीं आया। मेरे साथ मेरी माँ की मेहनत, उनकी भूखी रातें और उनका विश्वास भी आया है। अगर उन्होंने हार मान ली होती तो शायद मैं भी आज यहाँ खड़ा नहीं होता। पूरा हॉल खड़ा हो गया। तालियों की आवाज़ इतनी तेज थी कि जैसे दीवारें भी गर्व से गूंज रही हों। और उस दिन रोहन ने समझ लिया कि सबसे बड़ी जीत 50 लाख रुपए नहीं होती, सबसे बड़ी जीत होती है अपनी औकात खुद लिख देना। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।